हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में वी हैड कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ ओशनिक करंट, राइट। हमने पूरा देख लिया था कि कितने तरीके ओशन करंट होते हैं, वार्म ओशन करंट क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ओशन करंट आपके मूव करते हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, है ना। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ओशनिक करंट, है ना। एंड मोर ओवर वी शैल बी कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ ओशनोलॉजी और ओशनोग्राफी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लाइमेटोलॉजी, राइट। क्लाइमेटोलॉजी अपना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इफेक्ट क्या होते हैं बेसिकली ओशनिक करंट के। तो आपको दिखेगा कि आपका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अब हमको पता है कि वार्म ओशनिक करंट क्या देंगे, आपका वार्मिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड करेंगे उन कोस्ट पर जहां से वो होते हुए गुजर रहा है। लेकिन वहीं अगर कोल्ड ओशन करंट का हमने देखा भी था प्रीवियस वीडियो में कि जहां पर कोल्ड ओशनिक करंट है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका इट विल कॉज एरिडिटी, इट विल कॉज लो टेम्परेचर कंडीशन। तो वहां पर क्या दिखेंगे आपको, वहां पर ठंड आपको दिखेगी, वहां पर टेम्परेचर आपको कम दिखेगा, वहां पर आपको एरिडिटी दिखेंगे, एरिड एरियाज होंगे। इन्हीं एरिड एरियाज की वजह से क्या बन रहे थे, डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा था, हमने ये देखा था। वार्म ओशन करंट जो है अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, मॉइस्चर लेकर जाएंगे, है ना। मॉइस्चर लेकर जाएंगे तो वहां पर कूल समर्स आपको दिखेंगे, माइल्ड विंटर्स यहाँ पे हमको दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको दिखता है कि आपका कुछ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस भी होता है इन्हीं ओशनिक करंट का, है ना। जो कोल्ड ओशनिक करंट है वो हमको दिखता है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर दिख रहे हैं। और जो आपका वार्म ओशनिक करंट है ये कहाँ पर, मिड और हायर एल्टीट्यूड्स में आपको देखने को मिलता है, एल्टीट्यूड्स में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। एंड वेस्टर्न कोस्ट पर ही, अगेन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको दिखेंगे, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपका वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, व्हेन दे मीट, राइट। वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर आपका रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं वर्ल्ड के, जैसे सीज अराउंड जापान के आसपास में है। देन उसके अलावा तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ऐसे कुछ हमको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड दिखते हैं। फॉगी वेदर कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है ना। जैसा आपने देखा भी होगा कि अगर आप गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दें, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, फॉग वहाँ पर आपको देखेंगे स्टीम के फॉर्म में पानी ऊपर उठता है। तो वैसे फॉगी वेदर यहाँ पर होता है, नेविगेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेजर्ट फॉर्मेशन, ये तो हमने देख ही लिया था। जैसा आपको दिखता है कि कोल्ड ओशन करंट क्या है, हाई एरिडिटी प्रोवाइड करता है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट में हमको नॉर्मली देखने को मिलता है फिनोमेना। एग्जांपल हमने देखा था इसका पेरू करंट, जिसको हम पेरू चिले करंट बोल रहे हैं या फिर हम्बोल्ट करंट बोल रहे हैं। इसी एरिडिटी की वजह से क्या बन रहा है, जो आपका ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे ड्राई, सबसे सूखा जो डेजर्ट है, सबसे सूखा मरुस्थल, उसको बोलते हैं क्या, दैट इज अटकामा डेजर्ट, राइट, अटकामा डेजर्ट। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है कि दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ओशनिक करंट्स, है ना। तो ये अपना पूरा क्लाइमेटोलॉजी का, सॉरी, ओशनोग्राफी का पूरा पार्ट था। नाउ कुछ टर्म्स को जान लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो हमारे लिए पेपर में डिकोड करना। जैसे गल्फ आपने देखा होगा, गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब होता है कि भाई एक ओशन का पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द ओशन जो लैंड के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है ना। जनरली बड़ा होता है, डीप होता है, राइट। जो अगर हम बात करें इंडेंटेड होगा बे के कंपेरिजन में, और हार्बर के लिए एक्सीलेंस होगा। मतलब अब जब आप बे को समझेंगे तब आपको गल्फ समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, देखिए इस तरीके से कुछ गल्फ आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा सा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे इसके जो एंट्रेंस होंगे दैट वुड बी नैरो। मैं इसको आपको एक बार दिखाई देता हूँ, राइट। मैं इसको पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है अपने पास क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इंडिया के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखिए अटलांटिक ओशन के पास में आपको दिखेगा। और यहाँ से देखिए ये इट इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड योर कॉन्टिनेंट, है ना। ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, इट इज पुशिंग इनसाइड, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखता है ये थोड़ा डीप है, जी हाँ ये डीप है। यहाँ पर आपका क्या हार्बर्स आपको बनते हुए देखेंगे, जी हाँ हार्बर बनते हुए देखेंगे, है ना। और जहाँ पर जो है मेजर जो आपके शिप्स हैं वो जाके जो है बेसिकली वहाँ पे सेटल होते हैं, है ना। वहाँ जाके बेसिकली ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज गल्फ। इंडेंटेड है, इंडेंटेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। ये देखिए ये उबड़ खाबड़ आपको दिख रहा है ना। ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, विच इज नॉट प्लेन, है ना। ये पूरा आपको प्लेन नहीं दिख रहा, ये थोड़ा आपको इंडेंटेड दिखता है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज गल्फ, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है दैट इज नोन एज योर गल्फ, सॉरी बे। अगर हम बात करें बे की, है ना, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बे है, वी हैव बे ऑफ बंगाल, राइट। तो बे का मतलब क्या होता है, ये आपको नॉर्मली लिखेगा वाटर बॉडी जो पार्शियली सराउंड करे किसी लैंड बॉडी को। छोटी हो सकती है, स्मॉलर एनक्लोज देन द गल्फ, राइट। द गल्फ से छोटा इस तरीके से आपको दिखेगा कि ऐसे करके यहाँ पर लैंड को क्या करा होगा इसने, एनसर्कल करा होगा। जैसे हडसन बे आपका दिखेगा, बे ऑफ बंगाल आपको दिखेगा, है ना। ग्वांटानामो बे आपको दिखेगा, राइट। कैरिबियन में है ग्वांटानामो बे। तो ये आपको बे के फॉर्म में दिखते हैं। केप की अगर हम बात करें, जब आपने सुना होगा केप टाउन के बारे में। केप का मतलब क्या हो गया, केप का मतलब हो गया किसी हाईलैंड का या पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड। जैसे आपको यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई बेसिकली स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये ऐसे करके गया हुआ है पूरा, राइट। तो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड पोर्शन है जो वाटर के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। दिस इज द वाटर, है ना। ये पूरा पानी है, पानी के अंदर देखिए इसका जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बी नोन एज केप। ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ना। इट इज कमिंग टूवर्ड्स अपना जो है पानी की तरफ, है ना, वाटर की तरफ। तो ये दिस इज नोन एज योर केप।
राइट। तो ये अलग अलग साइज का हो सकते हैं, अलग लार्ज हो सकता, लार्ज लैंड मास हो सकता है, दिस समथिंग विच इज नोन एज क्रेप। देन हम बात करते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होते हैं, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज जो है को कनेक्ट करता है, विच इज नॉट सॉरी दो लार्ज वाटर बॉडीज यस को बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, केप। जैसे स्ट्रेट ऑफ सॉरी स्ट्रेट तो जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, आपका अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से क्या करता है, कनेक्ट करवा देता है ना। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से क्या करता है, कनेक्ट करता है, विच इज नोन एज योर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। देन इसके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये भी आपने सुना ही होगा, तो दीज आर नोन एज स्ट्रेट्स। फिर हम बात करते हैं स्थमस, जैसा आपने सुना होगा स्थमस ऑफ पनामा। ये दो लार्ज लैंडमास के बीच का बेसिकली पोर्शन है ना, ये दो लार्ज लैंडमास को बेसिकली मिला देता है, विच इज नोन एज योर स्थमस। स्थमस इसको बोलते हैं। जैसे ऊपर क्या है, मैक्सिको हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया अपना दैट इज साउथ अमेरिका। तो इनके बीच में वी हैव अ स्थमस विच इज कनेक्टिंग द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, विच इज नोन एज स्थमस ऑफ पनामा। तो दो लार्ज लैंडमास को मिलाने वाले बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थमस। दो लार्ज वाटर बॉडीज को मिलाने वाले लैंडफॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेट। देन वी हैव एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब हो गया जहां पर आपका फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और जो सी वाटर है वो बेसिकली मिक्स होता है, आकर मिलता है, जिसको बोलते हैं एस्चुरी। यहाँ पर तुम्हारा एश्योराइंस आपको नॉर्मल देखने मिलेंगे, इकोटोन्स यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जहाँ पे फ्रेश वाटर और जो सलाइन वाटर वो आकर मिल रहा है उसको बोलते हैं एश्योरी। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द की टर्म्स रिलेटेड टू वाटर बॉडीज, राइट। और यहाँ पर हमारा बेसिकली खत्म हो गया कंप्लीट ओशनोग्राफी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अपना क्लाइमेटोलॉजी की तरफ, है ना। व्हाट आर द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अपना पोर्शन है वो है एटमॉस्फेयर। तो चलते हैं उस तरफ, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, राइट, तो एटमॉस्फेयर अपना क्लाइमेटोलॉजी हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला सेगमेंट हमारे पास है एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर जो है इट इज हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है ना, उसके ऊपर क्या है, वी हैव अ थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, जिसकी वजह से पूरा एग्जिस्टेंशियल में हर चीज़ है ना। तो ये अगर हमारी अर्थ की क्रस्ट हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव एटमॉस्फेयर, वी हैव दिस ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। यहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज अ काइंड ऑफ तुम्हारा अर्थ जो है एनवेलप्ड है डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से, है ना, जिसमें मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के सरफेस से अगर वर्टिकली ऊपर को अगर जाए परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पर हमको दिखेगा गैशियस कवर्ड जो अर्थ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमको पता है कि हमारे पास लैंड है विच इज नोन एज लिथोस्फेयर, हमको पता है हमारे वाटर है विच इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर, है ना। जो इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली अर्थ का, तो उन्हीं में से हमारे पास वी हैव दिस पर्टिकुलर चेंबर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं इसको एटमॉस्फेयर। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास गैसेस हैं, है ना, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर कंप्राइज करता है, इसका जो प्रेशर हमारे ऊपर है ना, हमारे ऊपर जो इसका प्रेशर है, दिस इज नोन एज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हमारे पास जो एयर है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर और द गैसेज विच आर देयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जो एयर बेसिकली आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अर्थ के सरफेस पर, है ना, और वर्च्यू ऑफ इट्स वेट, वट एवर द वेट इट कैरीज, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अगर हम बात करें तो क्या बेसिकली इसकी यूनिट है, सी लेवल से अगर हम बात करें तो 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना बेसिकली प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको लगता है एट द सी लेवल। अगर आप वहाँ पे जाके बेसिकली खड़े हैं, तो सी लेवल पर अगर जाके आप खड़े हो तो इतना प्रेशर आपको वहाँ पे मिलेगा, विच इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट पॉइंट, है ना। वहाँ से आप अगर ऊपर को जाएंगे सो यू विल एलिवेट, है ना, आप बेसिकली इस तरीके जाएंगे, सी अगर यहाँ पर है तो यहाँ से आप एलिवेट करना शुरू करेंगे तो यू विल अचीव अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट, देखिए अगर हम बात करते हैं कि रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, बेसिकली एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है, तो देखिए हमको पता है कि जैसे कि एटमॉस्फेयर में हमको मल्टीपल गैसेस वी कैन फाइंड, हमको पता है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, इनका भी कंपोजिशन भी हमने पढ़ना है, राइट। तो जो प्लांट हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं कि भाई अपना जो खाना बनाने के लिए, राइट। एंड अल्टीमेटली जो एनिमल हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो तुम्हारे ऑक्सीजन पर उनका सर्वाइवल है। एटमॉस्फेयर एक लाइफ गैस हमको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है ना, ये आपको बेसिकली आपने पढ़ी भी हैं और ये सारी चीज़ें आप जानते भी हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको एक बार समझना है, बेसिक चीज़। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी ऑफ सोलर रेडिएशन है वो इस पूरी बायोफिजिकल प्रोसेस में अपना काम निभाती है। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ जो आपके रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व करती है। सोलर रेडिएशन की वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर ये क्या करता है, आपका जो सोलर रेडिएशन हमारे धरती के अंदर बेसिकली एंटर कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, उसको भी रेगुलेट करता है। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको देखने मिल रही है, जितने सारे फिनोमिनाज हैं, है ना, उन फिनोमिनाज के बारे में भी हमने आगे डिस्कस करना ही है। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो अर्थ के टेम्परेचर को आपका एक सर्टेन लिमिट तक बनाए रखने में, है ना, हमारी मदद करता है। जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस, राइट, अभी हम पढ़ेंगे उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि एक्सट्रीमिटीज होती है आपके टेम्परेचर को लेकर, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और डे और नाइट का जो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो भी इसी एटमॉस्फेयर की वजह से देखने को मिलता है।
एटमॉस्फेयर जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको भी रोकने में मदद कर रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ही आपकी प्रेजेंट है ना, एटमॉस्फेयर में ही आती है। और उसमें सबसे स्पेसिफिकली जो रोल निभाता है वो कौन निभाता है, दैट इज ओजोन, है ना। ओजोन बेसिकली इसमें रोल निभाता है। ओजोन जो आपका पाया जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। अभी हमने लेयर्स ऑफ आपका एटमॉस्फेयर भी पढ़ना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जैसे मेटेरियर्स के बारे में आपने सुना होगा। ये मेटेरियर्स क्या होते हैं, ये आपका मेसोस्फेरिक जो लेयर होती है वहां पर क्या होते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। जब ये बर्न होते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे आपका टेरेस्ट्रियल तक बेसिकली आ नहीं पाएंगे, है ना, टेरेस्ट्रियल तक बेसिकली आ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग बचे रहते हैं। नीचे जो आपका लिथोस्फेयर है वो बची रहती है ना, ये ऊपर ही बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बेनिफिट और द करेक्टरिस्टिक विच इज देयर ऑफ क्लाइमेट ओनली, है ना, एटमॉस्फेयर ओनली। देन इसके अलावा कुछ वेदर फिनोमिनन्स हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं, वो भी यहीं पर ही हमको देखने मिल रहे हैं। नंबर ऑफ वेदर फिनोमिनन हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं, जैसे कि अच्छा जो आपका नेचुरल नेचुरल बेसिकली प्रोसेस हैं। इसके अलावा मैन मेड प्रोसेस जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट है, एग्रीकल्चर है, सॉइल फॉर्मेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है ना, वो ये एटमॉस्फेयर जो है उनको भी क्या कर रहा है, सस्टेन करने में मदद करता है। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो किस तरीके से हमको दिखता है एटमॉस्फेयर, देखिए 78% हमारे पास जो गैसेस का अगर कंपोजिशन की बात करें तो हमारे हमको मिलता है एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, वी हैव नाइट्रोजन। जो दूसरे नंबर पे आती है दैट इज योर ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पर है नहीं, लिखा नहीं है इन्होंने, है ना, यस ये रहा ऑक्सीजन। देन तीसरे नंबर पे जो आती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को परमानेंट गैसेस के भी नाम से जाना जाता है, परमानेंट गैसेस के नाम से जाना जाता है। जो बची हुई दूसरी गैसेज हैं, अच्छा चौथे नंबर पे आप ध्यान रखेंगे कि दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और इसके अलावा जो दूसरी गैसेज हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनको बोलते हैं हम लोग दैट इज वेरिएबल गैस, है ना। वेरिएबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका कंपोजिशन चेंज होता रहता है, वेरिएबल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इनको पिन पॉइंट प्रेसिजन के साथ देख सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78% के आसपास। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन हमारे पास है 21% के आसपास, है ना, 20.9%, 95%। आर्गन की बात करें ये तीसरे नंबर की गैस है दैट इज 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.036%, ये बेसिकली बढ़ भी सकती है, अभी बढ़ ही रही है, इसीलिए हमको आपका जो फिनोमेनल्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो फिनोमेनाज हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। ये सारे रीजन है। देन वी हैव नियोन, वी हैव हीलियम, वी हैव क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, तो ये सारे गैसेस गैशियस कंपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, राइट। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में वी हैव मल्टीपल गैसेस, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। इसमें कुछ जो है सॉलिड पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स को भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एरोसोल। आपने सुना होगा एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, एरोसोल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। कुछ जो गैसेज हैं उनको कंसिडर करा जाता है कि परमानेंट इन नेचर है, परमानेंट गैसेज हैं। और कुछ जो गैसेज हैं, है ना, कुछ जो गैसेज हैं वो क्या है आपका, वो है आपका दैट इज नॉन परमानेंट, या फिर उनको बोलते हैं वेरिएबल गैसेस, है ना। तो ये परमानेंट गैसेस का मतलब क्या है कि इनका जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर, इनका जो प्रोपोर्शन है टोटल गैस वॉल्यूम है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। इन्हें इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपका परमानेंट गैसेस हैं, राइट, परमानेंट गैसेस हैं। अच्छा इसके अलावा अगर हम बेसिकली बात करते हैं वेरिएबल गैसेस के बारे में, है ना तो वेरिएबल गैस क्या होती है, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट हमको देखने मिलते हैं कि इनकी क्वालिटी प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। दैट कैन बी वेरीड, है ना, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल गैसेस, राइट। अगर हम बात करें कि इसके अलावा कुछ हमको बेसिकली दूसरे पार्टिकल्स भी मिलते हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमको देखेंगे, वाटर वेपर हमको देखने को मिलता है ना। दूसरे वेरिएबल गैसेस को अगर हम निकाल भी दे तो ड्राई एयर के फॉर्म में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अगर आप 80 किलोमीटर से ऊपर के लैटिट्यूड में, अगर आप एल्टीट्यूड को अगर आप अचीव करते हैं तो वहाँ पर आपको देखिएगा ड्राई एयर के फॉर्म में, है ना, ड्राई एयर वहाँ पर देखने को मिलेगी। ड्राई एयर का सिंपल मतलब है देयर विल बी नो मॉइस्चर कंटेंट, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोपोर्शन ऑफ गैस, ये आपका चेंज होता रहता है। अगर आप हायर लेयर्स में जाएं, है ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, नेग्लिजिबल होगी। अगर आप 120 किलोमीटर से ऊपर चले जाएं तो ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये 90 किलोमीटर तक अगर हम जाएं, राइट, तो 90 किलोमीटर ऑफ अर्थ सर्फेस अगर हम जाएं तो वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा एब्सेंट होनी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 99%, राइट, जो क्लीन और ड्राई एयर है वो इसी के फॉर्म में हमको देखने को मिल रही है। रिमेनिंग जो गैसेज हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर का 1% पूरा कंपोजिशन अपना बनाते हैं, है ना। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर भी हमको देखने मिल रहा है, डस्ट पार्टिकल हमको देखने मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, और ये हमने देख भी लिया है। तो सबसे पहले गैस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि 21% जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर गैशियस वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑक्सीजन ओनली, है ना। 21% क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी को इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो तुम्हारे दूसरे कंपाउंड एलिमेंट के साथ बेसिकली आपका जब कंबाइन होता है ना, ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि ऑक्साइड्स वगैरह हो, कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। एंड इसके अलावा हम अगर ऑक्सीजन के बिना रहने की बात करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, है ना। तो ऑक्सीजन इतना क्रूशियल हमारे लिए है। देन कम्स टू नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है ना। क्या काम होते हैं नाइट्रोजन के, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
जैसे आपका जो है इनर्ट गैस है, पहली बात ये समझना है हमको, इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस के फॉर्म में आता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनर्ट गैस है, राइट, इट्स अ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। देन इसके अलावा अगर हम बात करें, जस्ट वेट, इट्स अ इनर्ट गैस, पहली बात है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें कि कंबशन को कंट्रोल करता है, राइट, तो कंट्रोल्स कंबशन, कि आग अगर कहीं जल रही है तो ऐसे ही कहीं आग इसीलिए नहीं लग पा रही क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा हमको पता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, उसके लिए भी क्या नाइट्रोजन हमको चाहिए, तो प्रोटीन फॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, राइट, हमको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिकली इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस के, अगर आप बात करते हो कि हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। इसके अलावा जो थर्ड गैस हमारे पास है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हमको पता है कि 0.036% ऑफ टोटल जो आपका गैशियस वॉल्यूम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में किसका है, दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो पहली बात ये क्या करता है, इसके लिए एक चीज़ है विच इज नोन एज योर, पहली बात तो वेरिएबल गैस है, ये तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए, है ना, वेरिएबल गैस है, राइट, इट कैन वेरी, है ना। ये बेसिकली इसका कंपोजिशन, इसका जो आपका अमाउंट है वो चेंज हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। दूसरी बात एक ग्रीन हाउस गैस है, है ना, जीएचजी है। अब ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, जो बेसिकली आपके सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या करेगी, ट्रैप करेगी। तो आपका जो सॉरी आउटगोइंग सोलर रेडिएशन क्या करेगी, ट्रैप करेगी। तो आपका जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, देखिए मैं इसको प्रॉपर्ली समझा देता हूँ, ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या होता है या फिर क्या वो पूरा फिनोमिना है। ये हमारी अर्थ का क्रस्ट हो गया, राइट, एंड दिस इज व्हाट आवर एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ, है ना। इस तरीके से मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल गैसेज है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है हमारे पास कौन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर, आपको पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो हमारे शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, है ना, वो क्या होते हैं, इनकमिंग होते हैं। तो इनकमिंग जो रेडिएशन होते हैं कैसे, किस फॉर्म में होते हैं, वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में होते हैं। शॉर्ट वेव्स इनकमिंग रेडिएशन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद हमारे अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। इसके अलावा दूसरे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं हमारे अगेन वापस एटमॉस्फेयर में, देन उसके बाद एग्जॉस्फेयर में। तो जो ये आपका आउटगोइंग जो सोलर रेडिएशंस हैं ये होते हैं आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, राइट। इसी बीच आपको जो है मिड वेव रेडिएशन में मिल जाती हैं, मिड वेव रेडिएशन में मिल जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिड रेंज, जिनको बोलते हैं हम मिड रेंज रेडिएशन वेव्स, है ना। तो ये होते हैं आपके विबग्योर, आपने सुना होगा, राइट, आपने विबग्योर के बारे में सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं वो हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है वो है लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इन्हीं लॉन्ग वेव रेडिएशन का कुछ जो पोर्शन है वो CO2 क्या करता है, अपने पास कैप्चर कर लेता है ना। वो क्या करता है, कार्बन कैप्चर इसलिए बोलते हैं, कार्बन CO2 क्या करता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या बोलते हैं, कैप्चर कर लेता है। जब ये इनको कैप्चर करता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका हीट है ना, जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन अमाउंट तक ट्रैप रहती है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है हीट को, है ना, इट ट्रैप्स हीट को ट्रैप करता है, राइट। तो जो हीट को ट्रैप करता है तो सिंपल सी बात है, जो एक्सट्रीम कोल्ड है ना, कोल्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं क्या, आइस एज, है ना, या आइस हर जगह फ्रीज नहीं होने दे रहा, तो आइस एज नहीं आने दे रहा है ना। ये एक बेसिकली आपके लिए मॉडरेटिंग इफेक्ट की भी व्यवस्था इसने कर दी है। अब यही दिक्कत हो रही है हमारे पास, जैसे ही बेसिकली हमने देखा कि इसका कंपोजिशन बढ़ गया, हमने देखा कि इसका एटमॉस्फेयर में इसका कंपोजिशन बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने कार्बन एमिशन करा, हमने इतना ज्यादा आपका क्या करा, पॉल्यूशन कर दिया। पॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव लेवल पे निकली, जब एक्सेसिव लेवल पे निकली तो हमको पता है कि वेरिएबल गैस है। जब वेरिएबल गैस है तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है और ज्यादा क्या हो गया, थिक हो गया, है ना। जब इसका बेसिकली कंपोजिशन बढ़ गया तो ये चैम्बर थिक हो गया। जब चैम्बर थिक हुआ, पहले जितना अमाउंट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन आपका बाहर एमिट हो जाता होगा, अब उससे कम वो बाहर एमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपकी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो रही है। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से हो रही है वैश्विक ताप वृद्धि, है ना। तो इसकी वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसके साथ, दैट इज विद अपना CO2, दैट इज अपना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो जैसे अगर आप बात करते हो कि 1500 के टाइम पे, है ना, 1500 के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे देयर वाज अ थिंग कि भाई आपका 300 ppm तक, 300 पार्ट पर मिलियन, है ना, इतना बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पर इतना आपका कार्बन एमिशन रहा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहा होगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बात करते हो तो ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, हाँ, ये अगर मैं 1500 लगा दूँ, नाउ दिस इज अ स्टडी, राइट, ये तुम्हारा 1850 हो गया, एंड ये प्री इंडस्ट्रियल फेज हो गया, ये आफ्टर तुम्हारा पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास हमको दिख रहा है, और ये आज के टाइम पे हो गया। तो अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं, है ना, इस ग्राफ को अगर ऊपर की तरफ आप ले जाएं, सो यू कैन कोट इट लाइक दिस कि ये बेसिकली आज के टाइम पे ऊपर को जाते जाते नाउ इट हैज रीच्ड अप टू, जो आपकी स्टडीज बोलती हैं वो हो गया तुम्हारा 405 ppm तक, है ना, एंड मोर देन 400
5 ppm। तो इतना बेसिकली आज के टाइम पे जा चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो ये आपको सर्टेनली दिख रहा है कि वेरिएबल गैस है जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग आप कॉज कर रहा है। तो उसके लिए मेजर गैस हमारे पास कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है ये मैंने पूरा आपको सेगमेंट समझा दिया है, राइट। ये पूरा सेगमेंट मैंने आपको समझा दिया। तो ये अपने पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट गैस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हम सभी को पता है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड सस्टेनेंस ऑफ बायोफिजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स ओनली, राइट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एफिशिएंट एब्जॉर्बर आपका हीट का है ना, ग्लेड बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, उस रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जब बेसिकली बर्न हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा अलार्मिंग रेट से आज के टाइम पे बढ़ भी रहा है। ऑयल हम लोग बर्न कर रहे हैं, कोल हम लोग बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कार्बन एमिशन होता है। ज़्यादा कार्बन एमिशन ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। और जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो ड्रास्टिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत तेज़ी से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर है विच इज़ नोन एज योर ओजोन। ओजोन लेयर हमारे पास क्या थर्ड लेयर है। ओजोन हमको पता है कि हमारे जो यूवी रेज है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। हमारे पास 3 तरह की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, 3 फॉर्म में होती है, ए होती है, बी होती है, सी होती है। सी जो है अल्ट्रा वायलेट जो सी है ना, वो क्या करता है हमारे अर्थ के अंदर, इट कैन पेनिट्रेट, इट कैन कम। उसके अलावा जो आपका ओजोन है वो जो सबसे हार्मफुल वेव्स हैं, सबसे हार्मफुल रेडिएशन है ए और बी के फॉर्म में जो मिल रहा है उनको रोक ले रहा है, राइट। सी आपका कम हार्मफुल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर हम बात करें ओजोन की तो ओजोन का जो अगर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओनली। जब 3 एटम बेसिकली ऑक्सीजन के मिल जाते हैं ओजोन बनाता है। ये कितना है, ये बेसिकली लेस देन 0.00005% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक गैशियस वॉल्यूम, उससे कम हमको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। इसका कंसंट्रेशन आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि 20 से 25 किलोमीटर अगर आप एल्टीट्यूड को अचीव करते हैं तो यू कैन फाइंड इट देयर ओनली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा वायलेट रेस को, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए, है ना। इसके अलावा जो दूसरी गैसेस प्रेजेंट हैं छोटे छोटे अमाउंट में, वो है नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, मीथेन है। नाउ दीज आर सर्टेनली योर इनर्ट गैसेज ओनली, नोबल गैसेज जिसको बोलते हैं हम लोग। देन वी हैव कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर की अगर हम बात करें हाईली वेरिएबल गैस है ना। 0 ऑलमोस्ट जो आपका 2% है कोल्ड ड्राई रीजन में, वहां पर मिलेगी। 4% आपको मिलेगी जहां पर ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन है, मतलब इक्वेटर के आसपास में आपको मिलेगी 4% क्या वाटर वेपर। और अगर आप बात चल जाए पोल की तरफ अगर आप जाना शुरू करें, कंपोजिशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और कोल्ड ड्राई रीजन में ऑलमोस्ट आपका पोल्स की तरफ आपको मिलेगा कि 2% के आसपास का कंपोजिशन है। अगर हम बात करें कि आपका अर्थ के सरफेस से आप अगर 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, कितना 6 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे, 6 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 90% जो वाटर वेपर है ना, जो वाटर वेपर है वो आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 10% है वो इस 6 किलोमीटर से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस इज समथिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ा याद करनी है कि 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की क्या है, 6 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। CO2 की तरह ही जो वाटर वेपर है वो क्या है, तुम्हारा इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इंसुलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ठंडा रखने में मदद कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या करता है, ये आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन को अगेन अब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी लॉन्ग वेव रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, राइट। हीट एमिटिंग, राइट, रात में जो बेसिकली हीट एमिट हो रही है वो इन्हीं वजह से हो रही है ना, जो जम नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से ठंडा, वरना अदरवाइज अगर रात को तो देयर वाज नो इंसुलेशन, है ना। इसके अलावा जो अर्थ ने वो भी एमिट बैक कर दिया, वो भी रिफ्लेक्ट बैक कर दिया पूरी हीट को। अगर वो पूरी हीट बाहर चले जाए, ट्रैप ना हो, तो रात में जब इंसुलेशन नहीं है, हीटिंग इफेक्ट नहीं है, तो रात में तो बर्फ फट जानी चाहिए हर जगह। वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो इन्हीं गैसेस की वजह से नहीं हो पा रहा, इन्हीं वाटर वेपर्स की वजह से नहीं हो पा रहा, राइट। वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो ये सोर्स हैं क्लाउड के, प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, है ना। कंडेंसेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, जो हिडन हीट होती है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो है स्टॉर्म भी कभी कभी कॉज करते हैं। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनके अंदर होती है, जैसे जैसे आप बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर का, उतना बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। उनमें जो बेसिकली आपका वेदरिंग या वोल्केनिक इरप्शन से भी आपका आते हैं। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोब्स हैं, शूट का मतलब और कुछ नहीं है, जो ब्लैक कार्बन है ना, जो आपका ब्लैक कार्बन है वो जो निकल रहा है कहाँ से, आपका वेहिकुलर एमिशन से, आपका इंडस्ट्रियल एमिशन से, उसको बोलते हैं सूट। इसके अलावा जो आपका ओशनिक सॉल्ट है ना। इसके अलावा जो मेटेरोइड बेसिकली बर्न हुआ आपका मेसोस्फीयर में, उसका फ्रेगमेंट्स, उसके टुकड़े हमको देखने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब होते हैं, स्कैटर होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं रेडिएशंस को, जो भी आपका आ रही है लॉन्ग शॉर्ट वेव रेडिएशन, उनको लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो आपका सनराइज है, सनसेट है, जो ऑरेंज और रेड कलर का आपको दिख रहा है ना,
जब शाम के टाइम पे दिखता है आपको, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो आपका आसमान, जो आपका बेसिकली स्काई का ब्लू कलर है ना, तो वो भी आपको इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है इन डस्ट पार्टिकल की वजह से, राइट। इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाता है, और इस वजह से क्या होता है, आपका क्लाउड आते हैं, फॉग होता है, हेल स्टॉर्म होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि ये तुम्हारा क्या है, ये आपका मॉइस्चर का पार्टिकल है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, इसके अंदर जब आपका ये डस्ट पार्टिकल बाइंड हो गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, है ना। तो अगेन ये क्या बना रहा है, ये क्या करेगा, इस वाटर ड्रॉपलेट को भारी कर देगा। जब भारी करेगा तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, वो नीचे बेसिकली बारिश के फॉर्म में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, इनका क्या इंपैक्ट होता है, इसको भी हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करता है, ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। ग्रीन हाउस, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपेक होता है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के लिए। इनकमिंग सोलर रेडिएशन पर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन या शॉर्ट रेंज आपका इनकमिंग रेडिएशन, और ये क्या है आपका लॉन्ग रेंज आउटगोइंग रेडिएशंस है ना। तो ये इनको ट्रैप करता है, जो अर्थ की हीट है वो इसी वजह से एब्जॉर्ब होती है, अगेन थोड़ा बहुत जो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, और ये इस वजह से क्या हो रहा है, अपने पास ग्रीन आउट इफेक्ट कॉज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी वजह से हमको देखने को मिलता है। ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना, बहुत छोटे अमाउंट में आपको देखने को मिलती है सरफेस पे, राइट। वाटर वेपर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 4% आपको दिखेगा वार्मर एरिया में, लेस देन 2% या 1% आपको दिखेगा कोल्ड एरियाज में, है ना। तो ये भी है अपना हीट को रेडिएट बैक होने से रोकता है, पूरी हीट को रेडिएट बैक नहीं होने देता, कुछ चीज़ को ट्रैप करके रखता है और ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। एटमॉस्फेयर को स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी भी कॉज करता है ये, है ना। इसके अलावा वी हैव मीथेन। मीथेन तुम्हारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन अपने पास है ना, जो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट, इसमें भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे, है ना। इसमें हमने पढ़ना है कि सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, व्हाट इज योर ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर क्या होता है ना। देन उसके बाद अपना थर्मोस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से लेयर्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, है ना, क्या क्या इनका रोल होता है, इसको हम फर्दर अपने नेक्स्ट क्लास में करना शुरू करेंगे। टिल देन अगर आप बेसिकली यहाँ तक इस वीडियो से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।